Hello everyone, welcome to the Manu Law Classes. I am Naresh Sharma and today's date is 6th of July 2024 and I am going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, I have some questions for you to just test yourself that how much you have done some efforts to understand the basic facts. सो कल जिन टॉपिक्स पर हमने बात की थी उन टॉपिक्स को लेकर के आपने क्या कुछ होमवर्क किया, क्या कुछ उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आपने कुछ अपने एफर्ट्स लगाए। सो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो न्यूज में रहे थे, वहीं से इन क्वेश्चंस को हमने फ्रेम किया है। और आज मैं ज्यादातर क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं बताऊंगा बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये सब आपको पता होने चाहिए। इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू गूगल all these questions and find out the answer and make your notes. So the first question is, who is the CM of Jharkhand? न्यूज में है झारखंड काफी टाइम से बिकॉज वहां के सीएम अरेस्ट हुए थे, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग और वैसे केसेस में, तो वैसे वो भी अरेस्ट हुए थे। अगेन वो फिर से वहां जाकर के सीएम बन चुके हैं, तो उनका नेम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ झारखंड, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, झारखंड वाज बाइफरकेटेड फ्रॉम विच स्टेट एंड इन विच ईयर? झारखंड को कौन से स्टेट से बाइफरकेट किया और किस ईयर में इसको बाइफरकेट किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली एस जयशंकर हैड मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट। यहाँ काउंटर पार्ट का मीनिंग होता है उनके ही समकक्ष जो मिनिस्टर होते हैं, काउंटर पार्ट मिनिस्टर। इट मीन्स यहाँ पर अगर इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, तो चाइना की तरफ से वहां के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, उसकी बात यहाँ पे काउंटर पार्ट में हो रही है। सो वहां पे कौन है जो अभी इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में उनकी मीटिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन। यू नो कि अभी इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने डिस्कस किया था चाइना के इस काउंटर पार्ट मिनिस्टर के साथ में हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के, और बॉर्डर पर जो एस्केलेशन है, बॉर्डर पर जो स्टैंड ऑफ है, उसको डी एस्केलेट करने के लिए उनके साथ में हमारी बात हुई। सो यू हैव टू नो द नेम ऑफ मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है ये किस कंट्री के साथ में इंडिया अपना बॉर्डर बनाता है? यू शुड रिप्लाई दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज ओनली एनबीएफसी फ्रॉम इंडिया, और जो कि पैनल में थी म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट जो एफएटीएफ की आई है 2023-24 में, जिसमें इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, उसके रिफॉर्म्स हैं, उनके एफर्ट्स हैं इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा मीन्स जो है सपोर्ट किया गया है, उनकी तारीफ की गई है। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है जिसने इस म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट में अपना पार्टिसिपेशन किया। कल हमने आपको ये बताया भी था। Another question, because FATF again in the news. So headquarter इसका कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, इसके नाम पहले कई बार आ चुका है। So another question is FATF was established, ये तो कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो भी आपको बताना है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कल ही हमने डिस्कस भी किए थे इन टॉपिक्स को। सो ये तो आपको विदाउट गूगल भी आना चाहिए। सबसे पहले आप देखो कि आपको विदाउट गूगल की हेल्प आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज मैं यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये चीजें जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके लिए आपको अलग से ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट ही ना रहे, आपके सामने क्वेश्चन आए और आपके माइंड में एकदम सॉलिड आंसर हो, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कंट्री तालिबान हैज बीन एक्सेप्टेड एज द एलाई इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म? आप जानते होंगे कि तालिबान पूरे वर्ल्ड में नोटोरियस है अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए, अपने जो है ऐसे एक्ट्स के लिए जो कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं होते। लेकिन अब एक कंट्री है, कल ही हमने डिस्कस किया था, उन्होंने तालिबान को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड कहा है, अपना साथी कहा है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट में, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स में। कल सादिया ने बहुत अच्छे आंसर दिए और सारे ही आंसर उसने करेक्ट दिए, और एक जो है इसी तरीके से आप भी पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर।
सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल आर्टिकल, और इस आर्टिकल का जो मेन थीम क्या है इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल की थीम है कि जो जुडिशरी है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो रिलीजियस फ्रीडम है, और किसी भी रिलीजन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जुडिशरी। यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल में ये कोशिश की है कि जुडिशरी को कितना इंटरवीन करना चाहिए रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में, या जो रिलीजियस मीनिंग्स हैं, रिलीजन के अंदर प्रैक्टिसेस हैं, उनको उनके थियोलॉजिस्ट पर छोड़ देना चाहिए, या जो उसके जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डोमेन में उसको रहने देना चाहिए। इस पर इस आर्टिकल में इन्होंने बात की है और एक एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके की पॉइंट्स आई हैव समराइज्ड इन द गिवन बिलो पॉइंट्स। फर्स्ट, यहाँ पर बात हो रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स। रिलीजन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और लीगल जो टर्मिनोलॉजी है, लीगल पर्सपेक्टिव डिफरेंस होता है। मींस कोई चीज हो सकता है लीगली करेक्ट हो, बट हो सकता है वही चीज रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इनकरेक्ट हो सकता है देयर में बी समथिंग दैट इज रिलीजियसली करेक्ट, बट in the eyes of the religion it can be incorrect. For example, हम देख सकते हैं जो है, आप ट्रिपल तलाक को ले सकते हैं। इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक देना, बहुत लंबे टाइम से उसको ये माना जा रहा था कि इट इज एक्सेप्टेबल इन द रिलीजन, बट लीगली लॉजिकली उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जा रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसको यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत समय पहले, जैसे कि हम जो है चाइल्ड मैरिज की बात करें, हम जो है सती कल्ट की बात करें, आप जो है जो दहेज की अगर आप बात करते हो, जिसको हम डाउरी बोलते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स पर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ठीक है वो करेक्ट है, बट लीगली वो थिंग्स इनकरेक्ट हो सकती हैं। सो इस पर्सपेक्टिव पर ये बात करते हैं। यहाँ पर ये एक बात कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस हैं, वहां के जज मिस्टर लैथमन, उन्होंने एक बात कही है और ये काफी पुराने टाइम में इन्होंने कहा था, और ये कहा था कि व्हाट इज रिलीजन टू वन इज सुपरस्टिशन टू अनदर। बोला किसी के लिए उसका रिलीजन एक रिलीजन हो सकता है और दूसरे के लिए वही रिलीजन एक सुपरस्टिशन हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है, ब्लाइंड फेथ हो सकता है। सो रिलीजन सेंट्रल टू ह्यूमन सोसाइटी एंड स्पेशली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं चले जाइए, रिलीजन क्या है, सोसाइटी के सेंटर में रहता है। और इफ यू टॉक टू इंडिया अबाउट इंडिया, देन इंडिया में तो रिलीजन बहुत ही ज्यादा अंदर, मीन्स जो है बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है। सो इंडिया को तो हम विदाउट रिलीजन तो देख ही नहीं सकते। फिर उन्होंने कुछ रिसेंट केसेस को, कुछ ओल्ड केसेस को लिया है जहां से इन्होंने एग्जांपल लिए। तो रिसेंट केस है इनका पी नवीन कुमार का केस। उसमें ये कह रहे हैं कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने अलाउ कर दिया एक प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस का नाम है अंग प्रदक्षिणा। मीन्स उसमें क्या होता है कि जो बनाना की लीव्स होती हैं उस पर साउथ इंडिया में खाना खाया जाता है, और स्पेशली जो टेम्पल्स हैं वहां पर तो उसी में खाना आपको खाना होता है। अब वो जो प्रसाद लोग जब खा लेते हैं, वो जो पत्तल है, वो जो बनाना के लीव्स हैं, जब वो रह जाते हैं वहां पे लोग खाना खा के चले जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां की उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उन पत्तों पर अपने आप को रोल करते हैं। ठीक है, अब इसको चैलेंज किया गया तो मद्रास हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा, तमिलनाडु का जो केस था। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, इस जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि ये उनकी रिलीजियस का मैटर है, इससे किसी का कोई राइट का वायलेशन नहीं हो रहा, हम इसको अलाउ करते हैं, ये चल सकता है, बिकॉज ये इसमें इन्होंने ये कहा। हालांकि इसी प्रैक्टिस को 2015 में जस्टिस एस मणि कुमार ने इसको इलीगल बोल दिया था, इसको अलाउ नहीं किया था। तो सेम थिंग है, और बस जजेस चेंज हुए तो वो जो कॉन्सेप्ट है कहीं पर वो अलाउ कर दिया, कहीं पर नहीं अलाउ किया।
सो एक तो इस बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि जो जजेस हैं उनके अपने व्यूज भी तो हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं चीजों को। फिर ये एक एग्जांपल देते हैं कि इसका 2015 का जो ऑर्डर डिटेल था उसमें इन्होंने ब्लेम किया था कि ये जो अंग प्रदक्षिणा की प्रैक्टिस है इसमें नॉन ब्राह्मण्स और दलित बस यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इस अंग प्रदक्षिणा को जबरदस्ती एक जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था और उसमें ऐसा कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। तब उसमें पता चला तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, बोल दिया कि ठीक है इसको हम अलाउ कर सकते हैं, इसमें कास्ट जैसा डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई इशू नहीं है। फिर ये जस्टिस स्वामीनाथन का जो रैशनल था, उन्होंने जिस इस प्रैक्टिस को अलाउ किया तो उनका रैशनल क्या था कि वो कह रहे हैं कि टेंपल ट्रस्टी जो थे उनको आपने उस कोर्ट में पार्टी ही नहीं बनाया था। भाई जिस टेंपल में वो प्रैक्टिस हो रही है वहां के जो प्रिस्ट हैं, वहां के जो ट्रस्टीज हैं, उनको आपने पार्टी नहीं बनाया। मींस ऐसे सोचो कि यहाँ पर कोई प्रैक्टिस हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट है और ये कोई थर्ड पर्सन है, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और इसमें कोई काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में, और बस इन दोनों के बीच में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और इस पर्सन के बीच में या जुडिशरी के बीच में, और केस इसका है और इसको आप पार्टी भी नहीं बना रहे। तो जस्टिस जो स्वामीनाथन है उन्होंने बोला कि जहां पर ये इश्यू है आप उसको से कहीं बात ही नहीं करने दे रहे हो, उसको तो बिल्कुल जो है आपने रिजेक्ट कर दिया। सो उन्होंने इस केस को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और बोल दिया था कि जब वो पार्टी ही नहीं है तो उनको हम कैसे इसमें इस प्रैक्टिस को बैन कर सकते हैं, उनको सुने बिना। फिर ये कहते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल हमारे पास राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 25 में एंड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 में। अब एवरी पर्सन हैज इट्स फंडामेंटल राइट्स, जिसमें रिलीजियस राइट्स भी हैं और पर्सनल राइट्स भी हैं, और उसी आर्टिकल 21 में हमारे पास राइट है राइट टू प्राइवेसी का। तो वहां पर भी आप जैसे चाहें अपने पर्सनल स्पेस में अपने रिलीजन को जैसे चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अब ये आगे बात करते हैं, इसी आर्टिकल में ये कहते हैं कि जुडिशियल नोटिस एंड एसेंशियल प्रैक्टिस मींस ज्यादातर केसेस में जुडिशरी क्या कहती है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अगर है, ठीक है, तो उसको मोस्टली ये देखते हैं कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है कि नहीं उस रिलीजन के अंदर। अगर है तो हम उसको अलाउ कर देंगे, नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन का जो ये बात कर रहे कह रहे हैं कि अंग प्रदक्षिणा एज एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस प्रैक्टिस है और वहां पे बहुत टाइम से हो रही है। तो उन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया कि एसेंशियल है या नहीं है। कहां से, जब उन्होंने इसमें जब ये केस चल रहा था तो इस अंग प्रदक्षिणा नाम की ये जो प्रैक्टिस है उसके लिए सर्च किया कि भाई ये कहां से आई, कैसे इसका स्टार्ट हुआ और क्या कहां पर कहीं जो वेद शास्त्र पुराण है उसमें कहीं इसका मेंशन है कि नहीं। तो पता चला जब रिसर्च किया तो कृष्ण यजुर्वेद और भविष्य पुराण, कृष्ण यजुर्वेद ठीक है वेद का ही उपवेद है, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर इसके मेंशन मिले, और भविष्य पुराण है उसमें भी इसके मेंशन मिले, तो उस बेसिस पर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वहीं फिर ये दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरे एग्जांपल में ये बात करते हैं कि एसेंशियल प्रैक्टिस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यहां पर ये कह रहे हैं देखो अगर हम एवरीथिंग को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर तो रिलीजन ही रूल करेगा कंट्री पर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास किस लिए है, व्हाई वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करोगे तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सबऑर्डिनेट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। इट मींस जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऊपर हैं रिलीजियस राइट्स के। इट मींस अगर कहीं पर क्लैश है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम, तो ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और जो फंडामेंटल राइट्स के ही अंदर आता है रिलीजियस फ्रीडम। इट मींस ऐसा नहीं कर सकते हम कि रिलीजियस फ्रीडम को हम प्रायोरिटी दे दें और फंडामेंटल राइट्स को हम बैकग्राउंड में भेज दें। सो वैसा नहीं हो सकता, एक यहां पर ये बात कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि कोर्ट ने भी तो अपने बहुत सारे जजमेंट्स में
जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको एसेंशियलिटी के बेसिस पर देखा और फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही उन्होंने उसको रखा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लूं कि जो ट्रिपल तलाक का मैटर था, ठीक है, या और भी ऐसे मींस जो चाइल्ड मैरिज या कोई भी है, तो उसमें उन्होंने इश्यूज का क्या देखे कि ट्रिपल तलाक आपका हो सकता है कि रिलीजियस मैटर है, लेकिन उन महिलाओं का, जो विमेन है, उनका अपना फंडामेंटल राइट है कि उनको अचानक से 10 सेकंड में ट्रिपल तलाक बोला और घर से बाहर कर दिया, तो उनका जो फंडामेंटल राइट है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का, वो राइट अगर वायलेट हो रहा है उस ट्रिपल तलाक से या चाइल्ड मैरिज से या और किसी भी जो है डाइवोर्स से, सो हम फंडामेंटल राइट को ही प्रमोट करेंगे, सबसे पहले हम उसी को प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो एक ये इनका डायमेंशन है इसमें। फिर ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल जुडिशियल स्टांसेस ऑन एसेंशियल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल लिए कि डिफरेंट केसेस में जुडिशरी ने ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को यूज किया। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल लिया इन्होंने श्री सिरूर मठ का। वहां पर क्या था कि एसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिलीजन बी असरटेन्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन। मींस रिलीजन में क्या एसेंशियल है क्या नहीं है, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन। उस रिलीजन के अपने जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो डिसाइड करेंगे, ना कि जुडिशरी। अनोदर केस दुर्गा कमेटी अजमेर का केस था, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एसेंशियल प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। इस केस में जुडिशरी ने ये डिफरेंस किया कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है और क्या जो है जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं। मींस अगर कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं, बट अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो केवल एक सुपरस्टिशन है, एक सुपरस्टिशियस बिलीफ के रूप में डेवलप है, हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। अनोदर केस ग्राम सभा ऑफ विलेज 32 सिरिला। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी रिलाइड ऑन जनरल धर्मशास्त्र टेक्स्ट ओवर स्पेसिफिक टेक्स्ट। मीन्स इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, अब वो कुछ स्पेसिफिक भी होती हैं, कुछ जनरल भी होती हैं, तो स्पेसिफिक की बजाय इन्होंने किस पर डिपेंड जो है अपने आप को किसको बेस माना, तो इन्होंने माना जनरल टेक्स्ट को माना। सो ये भी एक नया उनका कॉन्सेप्ट। अनोदर क्या था, मोहम्मद फांसी का एक केस था, उसमें उन्होंने एम्पेरिकल एविडेंस को प्रायोरिटी दी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर। कैसे? ये क्या केस था, ये जो मोहम्मद फंसी थे ये थे पुलिस में, ठीक है, और इन्होंने क्या डिमांड किया कि मेरे को बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड आई वांट टू हैव बियर्ड व्हाइल सर्विंग इन द पुलिस फोर्स। जनरली इंडिया में या मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज में पुलिस फोर्सेस होती हैं, आर्मी होती हैं, उनमें बियर्ड रखना अलाउ नहीं होता, कई जगह पर तो क्लीन शेव अलाउ होता है। उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं क्योंकि उनकी जॉब की ड्यूटी की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। सो इस केस में क्या हुआ था कि इन्होंने ये अपना डिमांड रखा कि मेरे को अपना राइट है कि मैं अपनी जो रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकूं, तो मुझे बियर्ड रखना है। तो इसमें जुडिशरी ने क्या कहा, जुडिशरी का ये कहना था कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाइए, आप जितने भी पुलिस फोर्सेस में देख लीजिए, बहुत सारे जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं उनको देख लीजिए, वो कोई भी बियर्ड नहीं रखता, आपको ही क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। और बोला आप इतने 20 और 30 इयर्स हो गए आपको सर्विस करते करते आपने तब क्यों नहीं रखी बियर्ड, और बिना बियर्ड के क्या आपका रिलीजन जो है मीन्स नहीं रहेगा या आप रिलीजियस नहीं रहेंगे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, इस जो है जुडिशरी के वर्ड्स हैं। तो उस इस केस में जुडिशरी ने क्या बोल दिया, नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू हैव बियर्ड बिकॉज आपकी प्रायोरिटी पर है पुलिस के रूल्स। जो पुलिस के रूल्स हैं आप वो मानिए, बाद में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अनोदर केस की उन्होंने बात की, आचार्य जगदीश वरदानंद अवधूत का केस था, उसमें क्या कहा, आनंद मार्गी फेथ। आनंद मार्गी फेथ ये क्या करते हैं, इनका था अपना तांडव डांस, जिसको हम तांडव नृत्य बोलते हैं, ये इसको अपना एसेंशियल प्रैक्टिस मान रहे थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने क्या बोल दिया, बिकॉज आपका ये जो आनंद मार्गी रिलीजन है, ये जो फेथ है आपका बाद में आया है अराउंड 1955 के आसपास में, और बोला तो आपकी रिलीजन में तो ये पहले से जो तांडव डांस है वो था ही नहीं, हम इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं
कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस होगी और क्या नहीं होगी किसी रिलीजन में, ये रिलीजन पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो सोसाइटी के अगेंस्ट में है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, इफ इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और होल सोसाइटी, तो आप उसमें जो जुडिशरी है वो इंटरवीन कर सकती है, उसको डिफाइन कर सकती है, उसका जो है इंटरप्रिटेशन कर सकती है। लेकिन अगर जुडिशरी एवरी रिलीजन में घुसना स्टार्ट करेगी, उसमें इंटरवीन करेगी, तो फिर जो रिलीजियस का अपना नेचर है वो तो फिर कहीं नहीं रह जाएगा। बिकॉज आप फिर रिलीजन के अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को आप डाउन प्ले कर दोगे। इसका मतलब फ्यूचर में कभी भी किसी भी रिलीजन में आप किसी प्रैक्टिस को ऐड ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर जुडिशरी यही देखेगी कि भाई आपके रिलीजन में 1950 तक ये प्रैक्टिस नहीं थी और आप इस प्रैक्टिस को 2020 में लेकर के आए, और उस प्रैक्टिस को लेकर के सपोज करो फ्यूचर में कोई केस होता है 2050 में, तो जुडिशरी क्या बोलेगी, भाई 1950 में तो आपके यहाँ थी ही नहीं, हम आपको कैसे अलाउ कर दें कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब ये प्रैक्टिस भले ही इसका किसी के फंडामेंटल राइट्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, फिर भी जुडिशरी इसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अलाउ नहीं कर सकती है। सो यहाँ पर ये जो राइटर हैं उनका कहना है कि जो जुडिशरी है वो थियोलॉजिस्ट ना बने, वो प्रिस्ट ना बने, उसको जुडिशरी जो अपना जुडिशियल इंटरवेंशन है बस वहीं तक उसको रहना चाहिए अपनी लिमिट्स में, और जो अपना रिलीजन का अपना जो एक लिमिट्स है उसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अनोदर केस की बात करते हैं, मिस्टर इस्माइल फारूकी केस, ये 1995 का केस है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बात आई कि जो नमाज होती है वो जो है कहीं भी किसी भी प्लेस पर, यह बात थी कि नमाज का प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जुडिशरी ने माना कि जो नमाज है, नमाज तो एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की, बट नमाज को किसी एक विशेष प्लेस पर ही किया जाए वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इट मींस नमाज को केवल मस्जिद में ही किया जाएगा, किसी पार्क में ही किया जाएगा, किसी रोड पर किया जाएगा, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। नमाज पढ़ना, नमाज के लिए आपकी रिलीजियस फ्रीडम है, बट उसको हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही, चाहे वो मस्जिद हो, पार्क हो, वहीं पर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वो एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है। सो ये जो उसमें जो है जुडिशरी का क्या था, अपना पर्सपेक्टिव था, और उस केस में उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आपको हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि आपके लिए नमाज को जो ऑर्गेनाइज करना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो कंपलसरी है या एसेंशियल है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी जुडिशरी के ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट केसेस में हमें वहां पर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती। सो यहाँ पर एंड में आकर के ये कंक्लूड करते हैं कि जजेस शुड नॉट डिसाइड द थियोलॉजिकल इश्यूज, धर्म के जो इश्यूज हैं उसको जज डिसाइड ना करें, जो रिलीजन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिसाइड करें। फिर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज शुड ओवरराइड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर रिलीजन की कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है एक, दूसरी तरफ एक प्रैक्टिस है जो कि फंडामेंटल राइट है किसी का, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, तो वहां पर रिलीजन वर्सेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो यहां पर ये जो राइटर हैं ये कहते हैं कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ना कि रिलीजन की। बिकॉज रिलीजन की सुप्रीमेसी अगर होने लगी तो फिर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप किसी भी रिलीजन में अगर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हमको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगा बहुत सारे के सारे जो है रिलीजन्स में। वहां पर हमको एज के बेसिस पर कोई डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, हो सकता है किसी कलर के बेसिस पर मिल जाए, किसी कास्ट के बेसिस पर मिल जाए, रिलीजन की अपनी जो ब्रांचेस हैं उसके बेसिस पर मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना होगा। सो ये कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड गवर्न नॉट द जो है गवर्न द रिलीजियस फ्रीडम, मींस रिलीजियस फ्रीडम कितनी आपको मिलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करे, ना कि रिलीजन गवर्न करे जो है फंडामेंटल राइट्स को। और जुडिशरी को अपनी लिमिट्स में जो है उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह से बचना होगा। ये इनका कंक्लूजन था। सो ये पर्सनल व्यूज
एडवोकेटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ इनका जो मेन व्यू था कि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये आई होप के पटना यूनिवर्सिटी है, चाणक्य यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर हैं और उनकी तरफ से आर्टिकल आप वहाँ देखेंगे तो उसको रीड करना आपको बहुत अच्छे से थोड़ा इसमें समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अदर पॉइंट्स पर। पहला इशू है स्टार्मर इज न्यू ब्रिटिश पीएम एज लेबर पार्टी विंस पोल्स। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पोल्स हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जो विक्ट्री मिली है वो मिली है मिस्टर कीर स्टार्मर को। और इनकी पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी है उसको डिफीट मिली है। टोटल सीट्स हैं वहां की हाउस में 650। 2 हाउस होते हैं वहां पर, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो विक्ट्री किसको मिली है? लेबर पार्टी को विक्ट्री मिली है। तो जो ऋषि सुनक हैं वो अब वहां के पीएम नहीं रहेंगे, अब पीएम हो जाएंगे कीर स्टार्मर। और लेबर पार्टी को मोस्टली ये माना जाता है कि वो इंडिया के साथ में भी उसके रिलेशंस ठीक ही रहे हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती थी तब भी लेबर पार्टी थोड़ा इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी उस समय पर। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि लेबर पार्टी को जो वोट मिली है वो मिली है कितनी? 34%। लेबर पार्टी को 34% क्या मिली है? वोट मिली है। लेकिन फिर भी ये क्या बना रहे हैं? गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये लैप्स है। अच्छा देखो, ओनली 34% वोटर्स जो थे उनको इस लेबर पार्टी को पसंद किया उन्होंने। बाकी जो बचे हुए 66% लोग हैं उन्होंने तो इनको पसंद ही नहीं किया ना। फिर भी गवर्नमेंट कौन बना रहा है? 34% वाला गवर्नमेंट बना रहा है वो पार्टी जो है। लेकिन 66% जो लोग हैं इसको लाइक नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट तो फिर भी बन रही है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही गवर्नमेंट फ्रेम करती है, या जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही गवर्नमेंट वहां पर बनाता है, या वही उसी की विक्ट्री को माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कई बार ये पूछ भी लिया गया है। ठीक है, ये तो रहा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो पोल्स हुए हैं उसका। अब आ जाते हैं स्क्रैपिंग नीट यूजी में। एक छोटी सी न्यूज है इसमें, बस आप देख लीजिए कि इसमें केस फाइल हुआ कि भाई जो सीयूटी नीट का जो एग्जाम हुआ था यूजी वाला, स्पेशली जो एनटीए ने ऑर्गेनाइज किया था, इसको हम बोलते हैं नीट यूजी का एग्जाम। ये जो एग्जाम हुआ इसमें जो है कुछ इरेगुलरिटीज के क्लेम्स थे। सो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी ये जो एग्जाम हुआ है इसको पूरी तरफ से कैंसिल कर दिया जाए और नया एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, एनटीए का ये कहना है कि अगर इसको हम पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्जाम दिया था वो लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा जो है बहुत बुरी तरह से निगेटिवली अफेक्ट होगा। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से हम इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, बाकी देखते हैं। अनोदर है मोदीज विजिट टू रसिया प्योरली बायलैटरल। अब इश्यू क्या हुआ है? इश्यू है एक कोइंसिडेंट का। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में भी आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं और दूसरी जगह पर भी आपको कोई मिल गया। तो हुआ क्या है कि 8th और 9th इस जुलाई को मीटिंग है नेटो की वहां पर यूएसए में। ठीक है, नेटो की मीटिंग है और इसी 8th और 9th जुलाई को मीटिंग है मोदी साहब की और पुतिन साहब की। सो अब यहाँ पर उन्होंने क्या एंगल देख लिया कि जहां नाटो की मीटिंग है यूएसए के सपोर्ट वाले ग्रुप की, सो वहीं पर इनकी जो मीटिंग है वो एंटी यूएसए वाली मीटिंग है इनकी। सो ये लोग उसमें दे दिया। अब इनको क्या होता है, सफाई देनी पड़ती है। अपने जो है स्पीच में इंडिया की तरफ से बताया गया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोइंसिडेंट है और इसको जस्ट अ बायलैटरल विजिट माना जाए
और इसको ऐसे ना देखा जाए कि हम किसी ग्रुप के अगेंस्ट में कोई मीटिंग कर रहे हैं। सो एक तो इसमें ये पॉइंट है। और ये कैसी समिट है? हमारी एनुअल समिट है, मोस्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ में होती रहती है एवरी ईयर, लेकिन 2021 से हुई नहीं थी, अब इसको जो है किया जा रहा है। नेटो की 75th एनिवर्सरी की जो है इनकी समिट है। यहाँ पर इनका मेन इशू जो रहने वाला है एशिया पैसिफिक इशू, या मेन इशू जो नेटो का रहेगा वो यूक्रेन को लेकर के रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं दैट हमारी जो समिट है, हमारी जो मीटिंग है, वो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे। उसमें मेन पॉइंट्स ये रहेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है रशिया के साथ में वो ठीक से चलता रहे, प्लस इंडिया की तरफ से कुछ लोग हैं 30 to 40 इंडियन नेशनल्स जो वहाँ की आर्मी में रिक्रूट कर लिए गए लीगली इलीगली, और वहाँ पर अब वो फंसे हुए हैं, तो उनको कैसे वहाँ से बाहर निकाला जाए, ये हमारी जो डिस्कशन का मेन इशू रहेगा। ये गवर्नमेंट का ऐसा इसमें कहना है। फिर इन्होंने ये कहा कि उसी विजिट में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे रोसाटम को। रोसाटम को ये क्या है? वहाँ की रशिया की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, और उसके प्लांट को देखेंगे। और इसी कंपनी ने इंडिया में जो तमिलनाडु का कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इसी ने बनाया था, तो वहां पर भी जाएंगे उसके कुछ जो है विजिट करने के लिए। प्लस यहाँ पर एक फैक्ट देते हैं ये कि इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हमने उसमें जर्मनी के साथ में भी हमारी डील है, यूएसए के साथ में भी हमारी डील है। तो बोला हमारी डील बहुत सारे कंट्रीज के साथ है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के, बट रशिया ओनली कंट्री है कि जहां से हमारे जितने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको ये ऑपरेट करता है इंडिया में। बाकी सब ने क्या किया? ओनली बनाया, कंस्ट्रक्ट किया और इंडिया को दे दिया। लेकिन आज भी रशिया हमारे उन प्लांट्स को क्या करता है? उनकी पूरी ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये एक फैक्ट यहाँ पर हो गया। बाकी एक नई चीज और इसमें है, फिर इसके बाद नए आर्टिकल्स आएंगे, जब ये मीटिंग हो जाएगी तो एडिटोरियल भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा। तो फिर इंडिया की मीटिंग होने जा रही है, और ये बड़ी जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा, बिकॉज लास्ट 40 इयर्स में इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया नहीं गया। ऑस्ट्रिया, ठीक है, कोई नहीं गया। और अब इंडिया की विजिट होने वाली है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना, वहां जाकर के इनकी मीटिंग होने वाली है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि डिफेंस सेक्टर जो इंडिया का है उसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ की है। 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में जो अराउंड 16.7% का ग्रोथ आया है उसके मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट ईयर से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो। फिर आगे इसमें जो पॉइंट आया है कि इंडिया का जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, बहुत तेजी से उसने बूस्ट किया है लास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है कि हम आने वाले टाइम में डिफेंस के इंपोर्टर जो थे, हम धीरे धीरे अपने आप को डिफेंस का एक्सपोर्टर बनाएंगे। जो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो हम फुलफिल करेंगे ही, लेकिन हम एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे। अभी हम रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसने बहुत कुछ वर्ल्ड को जो है एक्सपोर्ट भी किया है डिफेंस सेक्टर में। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स की कि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे डिफेंस सेक्टर में जो प्रॉपर ग्रोथ की अगर बात करें, स्पेशली एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, 32.5% इंक्रीज हुआ है। मींस 32.5% की एक्सपोर्ट में ग्रोथ आई है, और एक्सपोर्ट कौन सा? जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का है। फिर आगे इन्होंने एक चीज और कही है कि लास्ट अगर 5 इयर्स का हम रिकॉर्ड देखें 19 से 20 का और अब तक का मींस 2024 तक का, तो इस रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो हमारा ये जो सेक्टर है 60% की उसमें ग्रोथ हुई है। सो डिफेंस सेक्टर हमें अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है और ये अच्छा अचीवमेंट है। बाकी अगर इस पर कुछ एडिटोरियल आएगा बाद में तो देखेंगे। अनदर एक इश्यू है अवॉइड अरेस्ट ऑफ बॉयज who go on a date, High Court in response to PIL on gender discrimination। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली टीनेजर्स के लिए, ठीक है। आप इसको
चाहे तो दूसरे बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। इश्यू क्या था? इश्यू था डेट का। ठीक है, डेट क्या? एक तरफ एक गर्ल है, दूसरा कोई बॉय है। ये डेट पर गए, सपोज करो कहीं पार्क में बैठे हुए हैं या कहीं घूमने गए हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इनकी एज होती है मोस्टली 16 से 18 इयर्स के आसपास की एज होती है। अब जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स किसके? गर्ल के पेरेंट्स, ये क्या करते हैं? ये एफआईआर करा देते हैं, पुलिस में पहुंच जाते हैं कि साहब हमारी जो है लड़की को उन्होंने जो है उस लड़के के साथ में इलोप हो गई है, या वो जो लड़का है वो उसको बहला फुसला करके उसको बेवकूफ बना करके अपने साथ घुमाता है उसने। इस प्रकार के उन पर क्या कर देते हैं? केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। अच्छा, जबकि गर्ल और बॉय दोनों का ही क्या था? कंसेंट था, दोनों ही घूमने गए थे साथ में। ठीक है, और दोनों ही सेम एज के होते हैं। सो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई जो पुलिस है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ रूल्स दे करके आए, अपनी पुलिस को ये डायरेक्शंस दे कि हमेशा जो बॉयज हैं वही गलत नहीं होते। इट मींस घुमा फिरा करके ऐसे जितने भी केसेस हैं डेट वाले, उसमें केस किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ओनली बॉयज के अगेंस्ट में केस हो रहा है। सो हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना होगा, और हाँ, अगर कोई ऐसा वायलेशन हुआ है लॉ का, उसमें भी किसका? पोक्सो का। पोक्सो एक्ट का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसमें आप जो एक्शन लीजिए, लेकिन ओनली जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, यंग हैं, एडल्ट हैं, वो घूम रहे हैं और बस उसी के बेसिस पर पुलिस पहुंच जाती है और पूछ लेती है, हाँ यहाँ क्यों घूम रहे हो, मम्मी का नंबर दो, पापा का नंबर दो, बात कराओ। उस तरीके की जो सोशल पुलिसिंग स्टार्ट कर देते हैं पुलिस वाले कि किसी को भी रोक लेते हैं, हाँ मम्मी पापा का नंबर दो, क्यों इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ घूम रहे हो। ठीक है, सो उसको लेकर के हाई कोर्ट ने अपना मींस क्रिटिसाइज किया है इसको, पुलिस के इस एक्शन को, कि कहीं भी जाकर के किसी भी कपल को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें भी गलती किसकी मानते हैं? केवल बॉय की। सो केवल बॉयज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस सब के लिए, क्योंकि वो जो एज ही ऐसी है कि बच्चे अपना घूमते फिरते हैं, जाते हैं कहीं पार्क में बैठते हैं, तो कभी होटल में खाना खाते हैं, वो सब अगर चलता है। हाँ, हाई कोर्ट का ये भी कहना है अगर उसमें चीजें कुछ गलत हो रही हैं तो फिर आप क्या करें? दोनों ही तरफ एक्शन लें और चीजों को कंट्रोल करें। बट ये जो सोशल पुलिसिंग है और केवल बॉयज के ही अगेंस्ट में केस रजिस्टर करना और उन्हीं को अरेस्ट करना, देखो लड़का लड़की दोनों गायब थे, अरेस्ट कौन होगा? केवल लड़का होगा, लड़की उसको अपने घर ले जाएंगे उसके माता पिता। सो इस केस पर हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आज के केसेस में बाकी फिर आप भी बता सकते हैं कि जब दोनों बॉयज और गर्ल दोनों ही साथ में घूमने गए हैं और दोनों का कंसेंट है, तो इसमें केवल बॉयज रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्या? आपके क्या इस पर आइडियाज हैं? आप शेयर कीजिए कमेंट्स में, देखते हैं फिर कल उनको इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अनदर सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।